सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर सारी दुनिया की बड़ी बड़ी खबरें आपको आसान और सिंपल भाषा में दी जाती हैं। कल हमने आपको अपने प्राइम टाइम में ये बताया और दिखाया था कि किस प्रकार से तालिबान के एक बड़े नेता ने एक लड़की का, अफ़गानी लड़की का ज़बरदस्ती बलात्कार किया और ज़बरदस्ती उस पर शादी का प्रेशर बनाया। इसके अलावा उसके साथ मारपीट करी। उसके बाद उस लड़की का बयान ये है कि वो अब मौत मांग रही है, वो ख़ुदकुशी की चाहत रख रही है। बहुत सारे लोगों ने हमारी उस खबर की ही आलोचना करनी शुरू कर दी। बहुत सारे लोगों ने हम पर ही लानत भेजना शुरू कर दी। तथाकथित मुसलमान तालिबान के ख़तरनाक लेवल के फ़ैन, और मुझे यकीन है कि वो भारत से नहीं होंगे, इधर उधर के होंगे, क्योंकि भारत के मुसलमान कभी भी आतंक को और क्रूरता को सपोर्ट नहीं करते। ऐसे में आपको बता दूं कि जो लोग तालिबान के फ़ैन थे और ये कह रहे थे खबर झूठी है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये झूठ है, प्रोपेगेंडा है, तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा है। तालिबान तो अल्लाह की सेना है, अजी कद्दू सेना है। अब बड़ी खबर जान लीजिए, इतना ही नहीं, उस लड़की को उल्टा गिरफ्तार कर लिया है, क्योंकि तालिबान के ख़िलाफ़ उस लड़की ने बड़ी बात बोली थी। अपनी आखिर वीडियो में उसने ये बताया था कि शायद इसके बाद वो ज़िंदा ना रहे, तालिबान उनको कत्ल कर दे, लेकिन उसके बाद भी उस लड़की ने सारी बात बताई। बहरहाल, जो ये व्यक्ति है जिस पर ये इल्ज़ाम था बलात्कार का, मारपीट का, उसने कहा है कि अगर मुझे कोर्ट बुलाएगा तो मैं कोर्ट भी जाऊंगा, और तालिबान की कोर्ट आप जानते ही हैं। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि हालात काफ़ी ख़राब हैं। अब आप समझ लीजिए, जो तालिबान को सही कह रहे थे, कहीं ना कहीं वो तालिबान का सपोर्ट कर रहे थे। अब वो चाह कर भी, अगर उनके दिल में थोड़ा सा ईमान होगा तो वो सोचेंगे कि ये तालिबान का कौन सा चेहरा अब निकल कर सामने आया है। इसीलिए कहते हैं कि सत्ता का नशा काफ़ी ख़तरनाक और गंदा होता है। तालिबान के सीनियर प्रवक्ता, स्पोक पर्सन ने अरब के नेशनल टीवी को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि हमें इजराइल से कोई परेशानी नहीं है, हम तो इजराइल के साथ अपने रिश्ते ठीक करना चाहते हैं, हम अपने रिश्ते इजराइल के साथ ठीक करके बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत इजराइल से करने के लिए तैयार है। हालांकि उधर से एंकर ने सवाल किया कि आप जानते हैं इजराइल और अमेरिका एक हैं, कई सालों तक आपकी अमेरिका से लड़ाई रही और अमेरिका इजराइल एक साथ काम करते हैं। तो बात काटकर उन्होंने कहा, तालिबान के लीडर ने, कि हाँ तो क्या फ़र्क पड़ता है, हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि हमें सबसे बातचीत बनाकर रखनी है। तो दोस्त, प्रधानमंत्री इनका ज़्यादा बड़ा हो गया है और कुरान छोटा हो गया है। कुरान में अल्लाह ने जो फरमाया है कि आले यहूद किसी के सगे नहीं हो सकते, ख़ासकर मुसलमानों के वो हो ही नहीं सकते, और आले यहूद जो यहूदी हैं ये इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और जो उनके साथ होगा वो भी उन्हीं में शुमार किया जाएगा। ये तो हर मुसलमान को मालूम है, मुझे यकीन है कि आपको भी मालूम होगा। अब ज़रा कुरान की इस बात को याद रखिए। और अब तालिबान के सीनियर प्रवक्ता ने ये बात कही है कि हमें आले यहूद से कोई दिक्कत नहीं है। अब ज़रा आप सोच के देखिए कि तालिबान क्या कुरान से ऊपर हो गया है, क्या अल्लाह से ऊपर हो गया है? इसके बावजूद, इस बयान के बावजूद भी अगर कोई तालिबान के पक्ष में मुसलमान खड़ा नज़र आ रहा है तो यकीन करिएगा कि वो मुसलमान ही नहीं है, उसका ईमान ही ख़राब हो चुका है, जो कुरान के हदीसों के ख़िलाफ़ जाकर तालिबान का इतना बड़ा अंधभक्त हो गया है कि क्या ही कहें। इसीलिए कहता हूँ, किसी भी पार्टी, किसी भी देश के भक्त बनो, अंधभक्त मत बनो। अब आप कह रहे हो, रज़ा भाई आप बिना सबूत के बोल रहे हैं। नहीं, तसल्ली रखिए। और ये रहा सबूत। सियासतुना अन्ना नरीद हल अल-मशाकिल मिन खिलाल अल-हिवार व-तफ़ाहुम ومع الجميع أي من عنده مشكلة أو عنده يريد أن يحل المشكلة فنحن مستعدون تماما. حوار مع الجميع بلا استثناء، حتى ولو حوار مع إسرائيل أم لا؟ ما مشكلتنا مع إسرائيل؟ واحد يأتي ويقول هل مع مريخ؟ ماذا؟ يعني نحن نريد إسرائيل البعض يراها دولة، وأن قلب أمريكا يعني يمر إليه عبر إسرائيل كما يقولون.
فخلاص إذا كانت عنده مشكلة مع أي أحد تحله. نحن نريد المشاكل التي عنده مشاكل معنا. مشكلتنا مع من؟ أنتم ليست لديكم مشاكل مع إسرائيل بالتأكيد الآن. يعني أنا لا أعرف، يعني نحن هذا هو الإعلام أنه يأتي بطريق بشيء من أقصى الدنيا هناك ويخلقه هنا في الواقع. يعني شيء عجيب وغريب. सुन लिया दोस्तों। अब मेरा तालिबान के समर्थकों से ये सवाल है, क्या अब भी आप तालिबान की इस बात को सपोर्ट करते हैं? क्या आप तालिबान की इस सोच को सपोर्ट करते हैं? अगर आपको लग रहा है कि आप सही हैं तो मेरे दोस्त थोड़ा मुसल्ला बिछाइए, अल्लाह की बारगाह में जाइए, नमाज पढ़िए, तिलावत कुरान कीजिए, शायद मरा हुआ ईमान जाग जाए। बहरहाल दोस्तों, 31 तारीख को पिछली गुजरी है, तालिबान ने जश्न मनाया, आज़ादी का जश्न मनाया, क्योंकि यही वो दिन था 31 तारीख जब पिछले साल अमेरिका का आखिरी जहाज़, आखिरी सैनिक ने अफगानिस्तान की सरजमीन को छोड़ दिया था। वो परेड देखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अफगानिस्तान के इस्लामी अमारत दी मिली दिफा वजारत रियासत अलवज़रा दी तशरीफात व कंडक्ट मंसूबीन बनिज़ाम तरतीब और उस्ताद रातलू यालरी दी तशरीफात व कंडक्ट कमांडान डगरमान जलील अहमद वरदक। دا د اوست افغانستان د اسلامي امارت ډیر محترم رئیس الوزراء الحاج مولا محمد حسن اخوند د پوځي رسمي ګذشت سیمې ته د داخلېدو په حال کې دی او د تشریفاتو د قطعې د درناوي د مراتبو له منلو وروسته به لوژ ته تشریف راوړي. نو لیدونکو او اوریدونکو، د افغانستان د اسلامي امارت د وسلوال پوځ ځانګړی دا کمانډوي ځواک چې دا د اسلامي امارت دا ځانګړي ځواکونه چې په منظم یونیفورم ملبس او په پرمختللي نظامي حالا کندک محصلین اکای محترم و بینندگان عزیز، اکنون کندک عملتهای خاص و ویژه موتورسایکل سواران که هوش و حواس دشمن را از سر می‌ربایانند و قادر بودند که بزرگترین بیضه‌های نظامی دشمن را. بینندگان محترم، اکنون کندک تانگاهای چیندار وزارت دفاع ملی امارت اسلامی افغانستان با نظم عالی از پیش لوژ عبور و مراتب احترام خویش را به هیئت رهبری و مهمانان گرامی تقدیم میکنند. قدرمنو حاضرینو، تاسو وینئ چې د ملي دفاع وزارت هوایي ځواکونه هم د زمیني ځواکونو ملتیا کوي. شپږ وزارې ترانسپورټي او اکمالاتي چورلکې وینئ چې د زمیني ځواکونو په ملتیا له لوج څخه د تېرېدو په حال کې دي. قوتهای هوایی امارت اسلامی افغانستان وسایط زمینی را نیز همراهی میکنند و از مقابل لوژ عبور مینمایند. بطری توپچی که در میدان نبرد حیثیت حاکم میدان را دارد و قابلیت تخریب مواضع مستحکم دشمن را در مدت کم به خود اختصاص داده است و ادای احترام خاصی عسکری از مقابل لوژ عبور می نماید. این یک سلاح مدرن دوربرد توپچی که دارای قدرت آتشی قوی و مانوری عالی بوده که در مقابل هر نوع اهداف مستور و غیر مستور در داخل شیله ها و عقب تپه ها در مسافات دور و نزدیک در مقابل اهداف دشمن استعمال می گردد. BM 21 هغه راکټ دی چې لومړنی ورژن یې تر 100 پورې او وروستنی ورژن یې له 10 تر 40 کیلومتر پورې واټن لري. تر 100 کیلوګرامه پورې منفجره مواد یې په سرګلوله کې انتقالېدلی شي. د باران او ډلیو په څېر د دشمن په مراکزو پوځي استحکاماتو او ذخایرو راووري او پیاده قطعاتو ته د دې زمینه برابروي چې په خپلو تعرضي بریدونو کې د دشمن دفاعي کرښې له منځه یوسي او ساحې تر خپل واک لاندې راولي. دا دی اوس د BM 21 یا چې ملي بطاریې یو نمایشي کنډک د لوژ له مخې په عالي نظم او ډسپلین سره د تېرېدو په حال کې دی. वहीं आपको बता दूं, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 31 तारीख तक का जो है एक्सटेंशन मिला था गिरफ्तारी का, 31 अगस्त। इसके बाद वो कोर्ट में पेश हुए तो अब 12 सितंबर तक का और उनको एक्सटेंशन मिल गया है। हालांकि ये काफ़ी लंबा समय नहीं है, लेकिन उम्मीद ये जताई जा रही है कि
उनके हक में न्याय होगा। आपको बता दूं कि इमरान खान इस वक्त बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं। हालांकि पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा हुआ है, लेकिन सरकार ही उनके खिलाफ है, तो क्या ही कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे ताइवान के मुद्दे पर। ताइवान ने आखिरकार चीन का एक ड्रोन मार गिराया है। रुक जाइए, ड्रोन हमलावर ड्रोन नहीं था, वो कैमरा ड्रोन था जिससे इलाके को रिकॉर्ड किया जाता है और इलाके पर नज़र रखी जाती है। ये पहली बार है कि ताइवान ने सिविलियन ड्रोन चीन का मार गिराया है। इतना ही नहीं, 18 के बजाय 29 हिमरास मिसाइलें खरीद रहा है ताइवान अमेरिका से, क्योंकि अब ताइवान ने अपना रक्षा बजट, सिक्योरिटी बजट बढ़ा दिया है। इसमें सारी चाल अमेरिका की है। किसी देश को बड़ी मुसीबत में डाल देता है, जंग के मुहाने पर ले आके खड़ा करता है और कहता है कि हम आपके साथ हैं। ज़रा इस सोच पर आइएगा, इसको सोच के देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि आपके ये रज़ा भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमेरिका किसी देश को मुसीबत में डालता है, जंग के हालात बनाता है, उसका साथ देने की बात करता है और फिर हथियार उसको बेचता है, फ्री में नहीं देता है, बेचता है। आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में वाहिद एक अमेरिका एक ऐसी कंट्री है जिस देश की 90% जो कमाई है वह हथियारों की बिक्री से होती है। इतना ही नहीं, हथियारों की इंडस्ट्री में इतना पैसा है कि अगर वो इंडस्ट्री ही चाहे तो रातों रात राष्ट्रपति तक बदल सकते हैं। ये खुद अमेरिका की एजेंसियां कहती हैं और ये अमेरिकी भी जानते हैं। बहरहाल अब ताइवान को बड़े मोटी रकम में काफ़ी बड़े हथियार दे रहा है। आपको याद होगा कि कोरोना काल में अमेरिका में लोग बेरोज़गार हुए, अमेरिका की भी इकोनॉमी डाउन हुई, इतने लोग बेरोज़गार हुए कि लोग डिप्रेशन में जाने लगे, लोग सड़कों पर आ गए, कंपनियां बंद हो गईं, सरकार के पास पैसे ख़त्म हो गए और दूसरों की मदद छोड़िए अपनी मदद नहीं कर पा रहा था अमेरिका। उसके बाद से ये स्ट्रैटेजी बनी, यूक्रेन में जंग, यहाँ जंग, वहाँ जंग, ताकि कई देश को खौफ हो जाए और देश को हथियारों की ज़रूरत हो। दुनिया के कई देशों को हथियार की ज़रूरत हो और हथियार देने वाला कौन है दोस्तों? बिल्कुल सही पकड़ा आपने, अमेरिका। और अमेरिका फ्री में हथियार नहीं देता है, अमेरिका हथियारों क्या करता है? बेचता है और फिर उसको क्या मिलता है? पैसा। जब देश को पैसा मिलेगा मोटा तो उसकी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। मुझे यकीन है आपने इस पॉइंट पर नहीं सोचा होगा, लेकिन फिर भी ये सोच मैंने दे दी है, सोचिए। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि ताइवान की इंटेलिजेंस ने अमेरिका के इंटेलिजेंस को जानकारी ये दी है कि हमारे समुद्र के बेहद करीब के इलाके में चाइना अमेरिकी वॉरशिप को उड़ाने की प्रैक्टिस कर रहा है और जो देश ताइवान की मदद के लिए अपने युद्धपोत और जहाज़ों को भेजें तो कैसे उनको उड़ाया जाए, ये सारी स्ट्रैटेजी चीन बना रहा है। अभी तक अमेरिका का कोई इस पर जवाब नहीं आया है। अब इसी के साथ आपको बता दूं, चाइना के खिलाफ जर्मनी भी मैदान जंग में उतर आया है। जर्मनी की तरफ से ऐलान किया गया है कि इंडो पैसिफिक में हम अपनी उपस्थिति को बढ़ाएंगे, अपने युद्धपोत को तैनात करेंगे और हम अपने आप को वहां पर मौजूद रखेंगे, क्योंकि चीन का ख़तरा बढ़ता जा रहा है। 21 अगस्त को एक बड़ा कांड हुआ था, आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि भारतीयों को कुछ पकड़ लिया था, उनके रास्तों को रोका था, चरवाहों को, भारतीय चरवाहों को चाइना की आर्मी ने रोका था। फ़ोन पर बात करने के बाद दोनों देशों की सेनाओं ने, सीनियर अधिकारियों ने मामले को निपटा लिया था और भारतीयों को छुड़ा लिया था। ऐसा कहा जा रहा है कि पकड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी उनसे बात भारत ने करी थी, आमने सामने बात नहीं करी थी। लेकिन उस मुद्दे पर अब जाकर भारत और चीन के जनरल लेवल के कमांडर्स ने बात करी है इस मुद्दे पर। खैर अभी तक कोई तनाव नहीं है, नया पुराना तो है ही। वहीं आपको बता दूं, चीन के वीगर मुसलमानों के लिए यूएन की बड़ी रिपोर्ट आई है जिसने खुलासा किया है कि वीगर मुसलमानों को कैद में रखता है, उनकी जनसंख्या पर पाबंदी लगाने के उनको डोज और इंजेक्शन देता है। इसके अलावा वीगर मुसलमानों पर बेइंतहा चीन जुल्म कर रहा है और मानवता का उल्लंघन कर रहा है। ऐसे बड़े बड़े खुलासे हुए हैं जिसका अंदेशा पूरी दुनिया को पहले से था कि वीगर मुसलमानों के साथ चीन क्या कर रहा है। भारत के मुसलमान अच्छी तरह से समझ सकते हैं वीगर मुसलमानों के हालात, क्योंकि उनके भी लगभग
बहरहाल दोस्तों, आपको बता दूं कि इस रिपोर्ट के बाद, यूएन की इस रिपोर्ट के बाद चीन भड़क गया और चीन ने सेम भाजपा वाला स्टेटमेंट दिया है। मोदी सरकार वाला स्टेटमेंट देते हुए चीन ने कहा है कि यह हमारे देश को बदनाम करने की साजिश है, ये देश विरोधी गतिविधि है, ये इंटरनेशनल लेवल पर चीन को बदनाम करने के लिए एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। हम वीगर मुसलमानों के साथ ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं जो यूएन की इस रिपोर्ट पर मौजूद है। वहीं दोस्तों, आपको पता होगा, याद होगा कि श्रीलंका ने हब्बन-टोटा पर अपने पोर्ट पर चीन के युद्धपोत को आने दिया था, जहाज को, जासूसी जहाज को आने दिया था, जिसकी वजह से भारत थोड़ा सा असहज हो गया था, थोड़ा सा नाराज़ हो गया था। होता है ना, कोई नाराज़ हो जाते हैं लेकिन जताते नहीं हैं, बस सिंपल तरीके से बोलते हैं भाई मुझे अच्छा नहीं लगा। तो भारत ने इस तरह सा रवैया अपनाया था। लेकिन अब जब श्रीलंका के हब्बन-टोटा पोर्ट से निकल गया चीनी वो जहाज, तो अब भारत में जो राजदूत हैं श्रीलंका के, मिलिंदा मोरोगोडा, उन्होंने अब बयान दिया है कि भारत हमारे सुरक्षा के लिए, श्रीलंका की रक्षा और सुरक्षा के लिए सबसे ज़रूरी है। आगे सुनिए बेगैरत की बात। आगे श्रीलंका ने कहा कि इस क्षेत्र की, यानी हब्बन-टोटा पोर्ट जिस क्षेत्र में है, उस पूरे हमारे आसपास के इलाके की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुद भारत उठाता है। तो ऐसी गलतफहमियां नहीं पालनी चाहिए। हब्बन-टोटा पोर्ट पर चीन के जहाज़ के आने से लेकर जो भी मुद्दे हैं जो चुभने वाले हैं, भारत को एक फ्रेम बनाकर, मतलब एक स्ट्रैटेजी बनाकर, एक टॉपिक बनाकर, पॉइंट बनाकर उन बातों को ख़त्म करना चाहिए बातचीत के ज़रिए। देख रहे हैं, तो पहले पंगा लेंगे, भारत को नाराज़ करेंगे, फिर जो है तलवे चाटेंगे भारत के। वहीं इसके अलावा IMF तैयार हो गया है पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका को भी $2.9 बिलियन का लोन देने के लिए, जिसके बाद श्रीलंका के हालात में थोड़ा सा सुधार आ सकता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि अबू धाबी में, पहली बात तो ये बता दूं, भारत में मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, लगातार मदरसों को बिना नोटिस गिराया जा रहा है। ये हाल की बता रहा हूं आपको, अगर आप मेरी नेशनल प्राइम टाइम देखते हैं तो पूरे भारत में मुसलमानों को गद्दार की नज़र से देखते हुए इस्लामोफोबिया को बढ़ाया जा रहा है और इस्लाम के खिलाफ आए दिन बड़ा बड़ा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अब 2 पॉइंट लूँगा, मस्जिदों को गिराया जा रहा है और मदरसों को तोड़ा जा रहा है। ये किया जा रहा है कौन से देश में? इसी हमारे देश में। लेकिन अबू धाबी में, ये अरब का जो देश है अबू धाबी, वहाँ पर पहला मंदिर बनने जा रहा है और उस मंदिर की नींव रखने के लिए भारत के विदेश मंत्री जयशंकर खुद वहाँ पहुँचे थे, जो तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों, अब ये क्या है, क्यों है, इस पर अपनी राय दीजिए। अब आप समझ लीजिए कि क्या क्या फ्यूचर में होने वाला है। मैंने पहले ही कहा था कि अब अरब ने जब से यहूदियों का हाथ थामा है, अब आप इन पर भरोसा नहीं कर सकते। जो यहूदियों के हो गए वो किसी और के भी हो सकते हैं। बहरहाल, एक तरफ दुनिया देख रही है कि भारत में ये हो रहा है और दूसरी तरफ अरब ये कर रहा है। वहीं आपको बता दूं, यूके ने अभी तक की दुनिया की सबसे एडवांस पनडुब्बी, जी हाँ, अपने नौसेना में शामिल कर ली है। इस पनडुब्बी का नाम HMS एनसन बताया गया है। इस पनडुब्बी की रेंज 1600 किलोमीटर है। बड़ी बात यह है जो आखिर में बताना चाहूँगा कि 25 साल तक इसमें ईंधन की ज़रूरत ही नहीं है। इसको समंदर में उतार दो और 25 साल के लिए भूल जाओ। मज़ेदार बात यह है कि काफ़ी बड़ी है, 318 फीट ये लंबी पनडुब्बी है। ये अलग ही पूरा मोहल्ला है। दोस्तों, दुनिया में गुनाह और बुराई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है अब, जिससे कुदरत भी लग रहा है नाराज़ हो गई है। क्योंकि एक ही जगह जहां पर कई देशों में आग भड़क रही है, जंगल की आग दहक रही है, आपने देखा होगा पाकिस्तान से लेकर कई देशों में बाढ़ आई हुई है, वहीं पर स्पेन में इतने बड़े बड़े बर्फ़ के गोले पड़ रहे हैं कि 1 से 2 लोगों की मौत की खबर है, सैकड़ों लोग घायल हैं और बहुत इलाके का बुरा हाल है। लोग परेशान हो चुके हैं। वीडियो ये है।
दोस्तों आपको बता दूं कि रूस के अंदर, रूस की ज़मीन पर रूस ड्रिल करवा रहा है, जिसमें भारत पहुंच चुका है। भारत ने अपनी तरफ से 50 सैनिकों को भेजा है, ज़्यादा नहीं 50 सैनिकों को भेजा है। टोटल इसमें 12 से 13 देश शामिल हैं, जिनमें चाइना, मंगोलिया, ताजिकिस्तान, सीरिया, निकारागुआ, लाओस, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, बेलारूस, अल्जीरिया, आर्मीनिया, अजरबैजान, ये देश हैं। सभी के सैनिक वहां पर मौजूद हैं और ये है आपकी स्क्रीन पर उन सब की एक साथ मिलकर ड्रिल। बताया जा रहा है 50,000 सैनिकों ने इसमें हिस्सा लिया हुआ है और बहुत ही ज़ोरदार प्रैक्टिस चल रही है। दोस्तों ये थी दुनिया की सबसे बड़ी खबरें, आसान और सिंपल भाषा में एक ही रिपोर्ट में। कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, आराम से रिपोर्ट को अपने ख़ानदान में शेयर कीजिए, बुज़ुर्गों को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे जय हिंद।